Very warm welcome to all. अच्छा, इंश्योरेंस चल रहा है अभी तक. लास्ट क्वेश्चन बाकी है इंश्योरेंस का, दैट इज द टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज. हमने क्या खत्म किया था, एक बार वापस एक बार शॉर्ट में कर लेते हैं. क्या अब तक इंश्योरेंस में किया था? हमने पहले इंश्योरेंस का मीनिंग समझा था, और उसके बाद में टर्म्स ऑफ इंश्योरेंस मतलब इंश्योरर, इंश्योर्ड, पॉलिसी, सब्जेक्ट मैटर वगैरह ये सब समझा था. फिर प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस किए थे. 7 प्रिंसिपल से 10 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा डिफिकल्ट भी क्वेश्चन था बट लॉजिकल. फॉलोड बाय मरीन इंश्योरेंस का टाइप्स एंड देन फायर इंश्योरेंस का टाइम. लास्ट लेक्चर टाइप्स लास्ट लेक्चर लास्ट सेशन में खत्म किया. I mean, today's session we will discuss what is life insurance and what are the various types of life insurance policies. That's it. Insurance will be completed. Okay. Very interesting, I must say, or very practical part is there because the reason is फायर इंश्योरेंस तुम बिजनेस करोगे तो ही काम आ सकता है. मरीन इंश्योरेंस तुम अगर यूजुअली कुछ एक्सपोर्ट करते हो या मरीन जर्नी के थ्रू गुड सेल कर रहे हो तो ही काम का है. अदरवाइज मरीन इंश्योरेंस अपने किसी काम का नहीं. बट लाइफ इंश्योरेंस हर एक पर्सन के काम का है. तो लाइफ इंश्योरेंस सबने समझना जरूरी है. तो एक पूरा लेक्चर लाइफ इंश्योरेंस पे. फर्स्ट ऑफ ऑल टाइप्स मीनिंग लाइफ इंश्योरेंस जो लास्ट लेक्चर में भी थोड़ा डिस्कस किया था, फिर भी अभी वापस एक बार डिस्कस कर लेते हैं. बट एक बात अच्छे से याद रखो, टेक्स्ट बुक में इंश्योरर इंश्योर्ड दिया हो, हमको पेपर में एश्योरर और एश्योर्ड लिखना है, क्योंकि ऊपर भी उन्होंने दिया था कि इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंसेस एश्योरर एंड एश्योर्ड. तो वो बहुत अच्छे से याद रखना. लाइफ इंश्योरेंस का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो या किसी दूसरे प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस वगैरह जैसे क्वेश्चन में अगर लाइफ इंश्योरेंस का एग्जांपल दे रहे हो कभी कहीं भी, तो राइट एश्योरर एंड एश्योर्ड. इंश्योरर एंड इंश्योर्ड लिखने का नहीं, बुक में दिया है तो भी एश्योरर एंड एश्योर्ड. ओके, ऐसे समझो कि वो मिस्टेक है, प्रिंटिंग एरर है, ऐसे कंसीडर करो और भाई एश्योरर और एश्योर्ड ही लिखना लाइफ इंश्योरेंस के केस में, और कहीं पे नहीं. इंटरचेंजेबली यूज करते हैं वो लोग, लेकिन हमको वर्ड्स बहुत सोच समझ के यूज करने हैं, टेक्निकल वर्ड्स. So what is the life insurance? It is a contract between assurer and assured, whereby the assurer, मतलब insurance company to compensate the assured a certain sum on expiry of certain period or on death, whichever is earlier. Now this is not the appropriate meaning of life insurance because ये एक पॉलिसी का मीनिंग है. पहले जब लाइफ इंश्योरेंस आया था तो ये मीनिंग, अच्छा तुमको पेपर में यही मीनिंग लिख दो, इनको क्या कहना है वो मैं बता देता हूँ. इनको ये कहना है कि सपोज 20 साल के लिए पॉलिसी निकाली, पॉलिसी इज टेकन फॉर 20 इयर्स. 20 इयर्स के पहले अगर मेरी डेथ हो जाती तो मेरे नॉमिनीज को पैसा मिलेगा, और अगर 20 साल तक मेरी डेथ नहीं होती तो मुझे पैसा मिलेगा. दोनों में से जो घटना पहले घटे. कौन सी घटना सर? कौन सी दो घटनाएं? देखो दो घटनाएं सुनो, डेथ और एक्सपायरी ऑफ द पॉलिसी, एक्सपायरी ऑफ द पीरियड. दोनों में से जो घटना पहले घटे, तो 20 साल पीरियड है, सपोज 20 साल के पहले डेथ हो गई तो तभी पैसा मिलेगा, मुझे नहीं, नॉमिनीज को या फैमिली मेंबर्स को या डिपेंडेंट्स को जो मुझ पर डिपेंडेंट है. 20 साल पूरे हुए और डेथ नहीं हुई तो मेरे हाथ में कैश आ जाएगी. दोनों में से जो घटना पहले घटी, ठीक है, डेथ और एक्सपायरी ऑफ द पीरियड विचएवर इज अर्लियर. सर कंसिडरेशन क्या होता है? कंसिडरेशन मतलब इंश्योरेंस, मैंने पहले भी बोला था, कंसिडरेशन जो बदले में मिले उसको कंसिडरेशन बोलते हैं. अभी इंश्योरेंस कंपनी ये सारा ये जो एश्योरेंस है ये फ्री में तो नहीं देगी, तो इंश्योरेंस कंपनी विल चार्ज सम प्रीमियम, राइट? तो प्रीमियम को कॉम्पेंसेशन बोले. सॉरी, उसको कंसिडरेशन कहेंगे. कंसिडरेशन का सिंपल मीनिंग इज जो बदले में मिले वो, समथिंग इन रिटर्न.
तो देखो इंश्योरेंस कंपनी अपने को एक गारंटी दे रही है, तो बदले में वो कंसिडरेशन उसको मिलेगा। क्या मिलेगा सर? प्रीमियम मिलेगा। आगे बढ़ते तो यू कैन राइट कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ प्रीमियम, लिख सकते हो, रॉन्ग नहीं जाएगा, उल्टा ज्यादा राइट होगा। टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज, टाइप्स ऑफ, बिफोर दैट थोड़ा थोड़ा एक सेकेंड, यस, इंश्योरेंस का मीनिंग, प्रिंसिपल्स हो गया था, बेसिस ऑफ इंश्योरेंस, सोशल, नेचुरल पेरिल्स, ये लास्ट लेक्चर डिस्कस किया था इफ यू रिमेंबर। व्हाट इज पेरिल सर? पेरिल्स मतलब रिस्क, सोशल मतलब सर सोसाइटी की तरफ से लोगों के यहाँ से राइट्स स्ट्राइक्स वगैरह के उसके वजह से लॉस हो गया। नेचुरल पेरिल, स्टॉर्म, फ्लड्स, मिसलेनियस टाइप्स, एयरक्राफ्ट डैमेज वगैरह वगैरह। ओके, पेरिल्स को लिखोगे ना, पेरिल्स, इफ यू यूज द वर्ड पेरिल्स, ब्रैकेट में एक जगह पे लिख देना रिस्क, ताकि पेपर चेकर को ये पता चले कि बंदा थोड़ा एक, समझ रहे हो ना बात को, दोनों वर्ड जानता है। नेक्स्ट, पिक्यूनियरी वर्ड का मतलब मैंने बोला था, पिक्यूनियरी मतलब मॉनेटरी। मरीन इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय, ये हो गया था, सॉरी आगे बढ़ते हैं, नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, वेट 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 वेट, मरीन इंश्योरेंस भी हो गया। सो ये सब ऐसे ही जस्ट चेक करने के लिए, ये सब चीजें हमने डिस्कस की थी। आगे बढ़ते हैं। Types of life insurance policies. There are इतना पॉलिसीज है, पहले 8 थे सिलेबस में, अभी हो गए हैं सॉरी सम, यस 8 पॉलिसीज आर देयर। पहले मतलब ओरिजिनल सिलेबस प्रीवियस ईयर्स के सिलेबस में, अभी ये साल से सिलेबस नया हुआ है, दिस इज द फर्स्ट ईयर। तो कुछ पॉइंट्स उन्होंने कट किए, कुछ पॉइंट्स उन्होंने चेंज किए वगैरह वगैरह। यहाँ पे तो 8 पॉलिसी से दिख रहे हैं। इफ यू रिमेम्बर, फायर और मरीन में 9 टाइप्स थे, मोनो टाइप्स है, और लाइफ इंश्योरेंस में खाली 8 टाइप्स है। अच्छा है। फर्स्ट टाइप होल लाइफ पॉलिसी, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। जब तक है जान पैसा नहीं मिलेगा, जब तक है जान नहीं मिलेगा पैसा, जान जाए तो पैसा मिलेगा, मतलब कॉम्पेंसेशन मिलेगा या सम एश्योर्ड मिलेगा, सम एश्योर्ड, मोर अप्रोप्रिएट टर्म इज सम एश्योर्ड। कॉम्पेंसेशन मत लिखना, क्या लिखोगे? सम एश्योर्ड पॉलिसी अमाउंट। ओके, जिंदगी भर तक उसको प्रीमियम भरना पड़ेगा एश्योर्ड को, और उसके मरने के बाद फैमिली को पैसा मिल जाएगा। देखो, द रेट ऑफ प्रीमियम इज नॉर्मली लो। देखो यहाँ पे भी उन्होंने इंश्योर्ड वर्ड यूज किया, तुम एश्योर्ड वर्ड यूज करोगे। द मनी बिकम्स पेएबल ऑन डेथ ऑफ द इंश्योर्ड, थर्ड लाइन, टू द नॉमिनी और लीगल हेयर। नॉमिनी मतलब एक बंदे का नाम मैंने लिखा होगा जिसको सारे पैसे मिलेंगे, या लीगल हेयर अगर नॉमिनी नहीं है। या ऐसा भी हो जाता है कि कोई मिस्टर एक्स, उसकी डेथ हो गई एक्सीडेंट में, और नॉमिनी भी की भी एक्सीडेंट में डेथ हो गई। सोचना पड़ता है हमको ऐसे नेगेटिव पार्ट। तो अगर दोनों की डेथ हो गई तो सर जो लीगल वारिस होगा उसको मिलेगा पैसा। ऑफ द डिसीज्ड पॉलिसी होल्डर, हु इज डिसीज्ड, जिसकी डेथ हो गई है वो। ठीक है, होल लाइफ पॉलिसी इज डन। प्रीमियम लो रहेगा, मेन चीजें याद रखो, प्रीमियम लो रहेगा, सम एश्योर्ड का अमाउंट मिलेगा ओनली ऑन डेथ ऑफ द एश्योर्ड। किसको मिलेगा? तो नॉमिनी को मिलेगा या लीगल हेयर को मिलेगा। लीगल हेयर मतलब सर लीगल वारिस, कायदे से जो वारिस होता है वो। ये बड़ा सिंपल सा पॉइंट है। सेकंड, एंडोनमेंट इंश्योरेंस पॉलिसी। तो जो मीनिंग किया था ना लाइफ इंश्योरेंस का, वो और एंडोनमेंट दोनों सेम है। थोड़ा उन्होंने अलग एक्सप्लेनेशन दिया है सेंटेंसेस, लेकिन सेम है। खाली एक चीज है उसमें एडिशन, बोनस मिलता है। तो सर वो मीनिंग क्या था? मैच्योरिटी or death, whichever is earlier. Insurance is taken for a specific period. Under this policy, the sum assured along with the bonus is given on death of the insured.
टू द डिपेंडेंट और द एक्सपायरी ऑफ द स्पेसिफाइड पीरियड टू द एश्योर्ड। मैं बोल रहा हूँ कि तुम यहाँ से एक्सप्लेनेशन मत करो, तुम मीनिंग कर लो और मीनिंग ही यही पे छापो। लेकिन एक चीज याद रखो उसमें, खाली एंडोनमेंट में बोनस भी मिलेगा, इंश्योर्ड सम एश्योर्ड भी मिलेगा, प्लस एक छोटी अमाउंट इन द फॉर्म ऑफ बोनस मिलेगी। एक और बात, कुछ साल पहले एक बहुत फेमस एडवर्टाइजमेंट चलती थी टीवी पे, इट वाज अ वेरी फेमस एडवर्टाइजमेंट, तुमने भी सुनी होगी, साल जागा होगे उसको, पुरानी एडवर्टाइजमेंट है लेकिन सबने सुना होगा। बड़ा सुपर पंचलाइन बना था उसका, एलआईसी ने बनाया था, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। हार्डली कोई बंदा होगा जिसको ये लाइन पता नहीं है, बहुत कैची लाइन थी, बड़ा सेंटिमेंटल सा एडवर्टाइजमेंट किया था, इमोशनल एडवर्टाइजमेंट था, और अच्छा खासा एलआईसी को उस एडवर्टाइजमेंट की वजह से फायदा हुआ, इतना सुपर एडवर्टाइजमेंट था वो। जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, एक लेडी दिखाई होती है जो जिसके हस्बैंड का देहांत हो जाता है, और उसके बाद वो ऐसा दिखा है कि उसके बेटी की शादी होती है, और फिर वो बोलती है कि उनकी जानी कमी तो हमेशा रहेगी, लेकिन एलआईसी ने हमें बड़ा सहारा दिया, तो बेटी की पढ़ाई, शादी का खर्च एलआईसी की वजह से हुआ। फिर उसके बाद बताते हैं वो पंचलाइन, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। नाउ व्हाट इट मींस, अगर पीरियड तक पॉलिसी होल्डर की डेथ नहीं होती तो उसको पैसा मिलेगा जिंदगी के साथ भी, और अगर उसके पहले डेथ हो जाती है ना, अनटाइमली डेथ बोलते हैं उसको, तो फैमिली मेंबर्स को एटलीस्ट रिलीफ मिलेगा। देखो अच्छा, बहुत अच्छा एडवर्टाइजमेंट दिया ताकि कोई बड़ा बुरा मतलब ना समझे। कोई कुछ लोग बुरा, कुछ ज्यादा इमोशनल होते हैं कुछ लोग, तो बोलते हैं कि यार इधर आदमी गया और ये कॉम्पेंसेट कर रहे हैं। आदमी को कोई कॉम्पेंसेट कर सकता है? नहीं, इसलिए बहुत अच्छा एडवर्टाइजमेंट कराया था कि उनकी कमी कमी तो हमेशा रहेगी, लेकिन एलआईसी ने हमें एटलीस्ट फाइनेंशियल सपोर्ट दिया, है ना। तो यही काम करेगी इंश्योरेंस कंपनी। दिस इज कॉल्ड एज एंडोनमेंट पॉलिसी, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। ओके, सो पेपर में ऑब्वियसली तुमको ये जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी नहीं लिखना है, ना तुमको एलआईसी के बारे में यहाँ पे लिखना है, क्योंकि सारी इंश्योरेंस कंपनीज, अभी तो खाली थोड़ी एलआईसी करते हैं, बाकी भी बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज है, ऑल इंश्योरेंस कंपनीज हैव दिस पॉलिसी, एंडोनमेंट इंश्योरेंस पॉलिसी। थोड़े टर्म्स एंड कंडीशंस अलग अलग होते हैं, लेकिन बेसिक नेचर सेम होता है। आगे बढ़ते हैं, थर्ड पॉइंट, टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। ये तुमने अभी एडवर्टाइजमेंट सुना होगा, एडवर्टाइजमेंट में टर्म इंश्योरेंस निकालो, अक्षय कुमार बोलता है कि टर्म इंश्योरेंस निकाल लो, बहुत सस्ते में मिलता है। अभी व्हाट इज टर्म इंश्योरेंस? इसका प्रीमियम बहुत कम होता है, एकदम छोटी अमाउंट के प्रीमियम पे तुमको बड़ा कवर मिल जाता है, 2 करोड़ का पॉलिसी आराम से निकाल सकते हो, प्रीमियम की अमाउंट बहुत छोटी होती है। तो सर यही निकालेंगे, ऊपर का क्यों नहीं निकालेंगे? यहाँ पे प्रीमियम कम है तो यहाँ पे कैच भी है, एंड व्हाट्स दैट कैच? सुन लो, देयर इज अ ड्रॉबैक। व्हाट काइंड ऑफ ड्रॉबैक? सुन लो, पीरियड के लिए पॉलिसी, टर्म मतलब पीरियड, पीरियड तक डेथ हुई तो ही पैसा मिलेगा, पीरियड तक डेथ हुई तो पैसा नहीं मिलेगा, जितना प्रीमियम भरा है वो सब गया समझो। सो इफ यू आर सो कॉन्फिडेंट कि तुम्हारी डेथ हो जाएगी 15-20 साल के बाद, सर ऐसा क्यों बोल रहे हो सर? समझो बात। तो टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी निकाल लो, एक छोटी सी अमाउंट होती है, साल की 500 रुपया, 1000 रुपया, कुछ भी छोटी सी अमाउंट होती है, कवरेज बड़ा मिल जाता है। तो उसमें टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी बड़ा फायदा है, टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी। लेकिन अगर डेथ नहीं होती तो भाई मर गए, मतलब पैसे नहीं मिलेंगे, जितने पैसे भरे थे प्रीमियम के वो डूब गए। एंडोनमेंट सर, एंडोनमेंट अच्छा है, लेकिन एंडोनमेंट का प्रीमियम ज्यादा होगा। जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी तो डबल बेनिफिट्स है ना, तो जितना ज्यादा बेनिफिट उतना ज्यादा प्राइस, तो प्रीमियम ज्यादा भरना पड़ेगा, एज सिंपल एज दैट। ओके, तो तुम्हारे बजट के हिसाब से तुमको कवर कम मिलेगा, पॉलिसी का जो अमाउंट डेथ के बाद जो मिलती है वो कम होगी। यहाँ पे अगर तुम उतना प्रीमियम भरोगे एंडोनमेंट जितना, तो भाई बहुत बड़ी अमाउंट मिल जाएगी, लेकिन वो तभी अगर पीरियड के पहले डेथ हो गई तो। ऑब्वियस क्वेश्चन वन वुड आस्क कि 70 साल का बूढ़ा है, उसको टर्म इंश्योरेंस निकालना है 20 साल के लिए, अलाउ भी नहीं करेंगे।
वो एज वगैरह देख के ही अलाउ करते हैं, कोई बीमारी है या नहीं वगैरह ये सब देख के ही अलाउ करते हैं। तो यंगस्टर्स को मिल जाएगी टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी, सो यंगस्टर्स निकाल लेंगे 50 साल का पॉलिसी। इंश्योरेंस कंपनी चेक करेगी मेडिकल हिस्ट्री, बहुत सारे फैक्टर्स चेक करेगी और करंट एज विल बी चेक, और फिर बाद में 50 साल का अगर पॉलिसी तो हो नहीं सकता, 15-20 साल का हो सकता है डेफिनेटली टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी। सो टर्म इज डन। बहुत चलती है आजकल टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी, बहुत लोग निकालते हैं, ऑलमोस्ट ऑल पीपल गो फॉर टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी। और दूसरी भी पॉलिसी निकाल लेते हैं, 2-3 पॉलिसी रहती है, कुछ लोग एंडोमेंट भी निकालते हैं, कुछ लोग टर्म इंश्योरेंस भी निकालते हैं, मतलब दोनों पॉलिसीज। अनटाइमली डेथ हो गई तो टर्म इंश्योरेंस बड़ा सपोर्ट करेगी फैमिली मेंबर्स को, फाइनेंशियल लॉस नहीं होगा एटलीस्ट। जान जाएगी उसके लिए क्या कर सकते हैं, वो तो इररिप्लेसेबल लॉस है। फोर्थ पॉइंट, फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट दोनों रिलेटेड है एक दूसरे से। एन्युटी एंड मनी बैक दोनों में पैसा वापस मिलेगा। हाँ, थोड़ा थोड़ा मिलता रहेगा, थोड़ा थोड़ा मिलता रहेगा, एक साथ नहीं मिलेगा, थोड़ा थोड़ा मिलता रहेगा एन्युटी एंड मनी बैक। यूजुअली यूजुअली दोनों में मंथली या ईयरली मिल सकता है पैसा। अच्छा, लेकिन बात सुन लो, दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क ये है कि एन्युटी में कुछ साल पूरे होने के बाद पैसा मिलना स्टार्ट हो जाएगा, और मनी बैक में स्टार्टिंग के ईयर से ही पैसा मिलना स्टार्ट हो जाएगा। हम लोग पढ़ते हैं, आराम से समझेंगे, बहुत टाइम है अपने पास, आज के सेशन में सिर्फ इतना ही करना है। The insured, sorry, assured has to pay the premium in lump sum or in installments. What is lump sum? एक साथ या इंस्टॉलमेंट में प्रीमियम भरो, चलेगा ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, कुछ भी जिंदगी भर के लिए नहीं, कुछ पीरियड तक, वो कुछ पीरियड पहले डिसाइड हो जाता है। The assured will receive back a specific sum periodically from a specific date onwards, either for life or for fixed number of years. समझ रहे हो बात को? मतलब ईयरली पैसे मिलते रहेंगे। इट इज लाइक अ पेंशन पेमेंट स्कीम। पेंशन सुना है? पेंशन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को होता है ताकि उनकी रिटायरमेंट की लाइफ सिक्योर्ड रहे। तो ये ऐसी बात है कि भाई हमारे पास तो कोई पेंशन पॉलिसी नहीं है, तो हमारे लिए एन्युटी काम आती है। डेथ हो गई तो डेथ के बाद पैसा पूरा मिल जाएगा, डेथ के बाद पैसा नहीं मिला, मतलब डेथ नहीं हुई, तो भाई एक पीरियड खत्म होने के बाद तुम डिसाइड करोगे, वो तुम्हारा 55 ईयर्स ऑफ एज, 60 ईयर्स, व्हाटएवर। हमको सिर्फ 45 के बाद ही रिटायर होना है तुमको, तो 45 के बाद तुम 45 डिसाइड करो, उसके बाद तुमको हर साल अमाउंट मिलती रहेगी, तुम्हारी रिटायरमेंट की लाइफ अच्छे से कट जाएगी। सो इट इज लाइक अ पेंशन पेमेंट स्कीम, लाइक। फिफ्थ पॉइंट, मनी बैक पॉलिसी। ना यहाँ पे भी पैसा वापस मिलता रहेगा, क्योंकि नाम ही बोल रहे हैं मनी बैक। देखो, एन्युटी में भी वापस मिलता रहेगा, लेकिन एक पर्टिकुलर पीरियड खत्म होने के बाद मिलता रहेगा, फिक्स सम। मनी बैक में पीरियड खत्म होने के बाद नहीं मिलना स्टार्ट होगा, स्टार्टिंग के ईयर से मिलेगा। मनी बैक पॉलिसी प्रोवाइड्स अ रेगुलर परसेंटेज ऑफ सम एश्योर्ड। सम एश्योर्ड मतलब पॉलिसी अमाउंट का एक परसेंटेज तुमको स्टार्टिंग के ईयर से वापस मिलता है ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द पॉलिसी, and also guarantees the benefit of full sum assured in the event of death of the assured to the dependents of the assured। मतलब अगर डेथ हो जाती है तो उसको पैसा भी मिले, मतलब पूरी अमाउंट मिल जाएगी। बड़ी अच्छी पॉलिसी है। जनरली द मनी बैक पॉलिसी इज अवेलेबल फॉर ये 4 टर्म्स के लिए, 12 साल के लिए हो सकती है, 15 साल के लिए हो सकती है, 20 साल के लिए हो सकती है, 25 साल के लिए हो सकती है। मिलता रहेगा पैसा हर साल, और उसके अंदर डेथ हो गई तो पूरा पैसा मिलेगा, पूरा पूरा, जितने की पॉलिसी निकाली है, जितने की पॉलिसी तुमने ली है। फिफ्थ पॉइंट इज डन, मनी बैक पॉलिसी इज डन। चाइल्ड इंश्योरेंस, इंटरेस्टिंग। चाइल्ड के फ्यूचर के लिए, चाइल्ड जब मेजर हो जाएगा तब वो अमाउंट विड्रॉ कर सकता है कोई भी पर्पस के लिए, यूजुअली एजुकेशन पर्पस हो सकता है, कभी कभार शादी भी हो सकती है। शादी चाइल्ड में सर, अरे वो बड़ा होगा तब रहे शादी, लेकिन वो चाइल्ड इंश्योरेंस बचपन में ही निकाला होगा ना। चाइल्ड इंश्योरेंस पॉलिसी सेविंग या बिजनेस के लिए सेविंग कम इन्वेस्टमेंट प्लान, दैट इज
designed to meet child's future financial needs. Future financial needs. A child insurance policy allows kids to live their dreams. सपने जीने के लिए. अभी किसी को सपने ही नहीं रहते तो फिर भाई शादी कर लो, उस पर खर्चा होगा ही, या घूम के आ जाओ कहीं पे. Child insurance policy gives you the advantage to start investing in children's plan right from the time the child is born. तो जब से पैदा हो गया बच्चा, अब तभी से तुम चाइल्ड इंश्योरेंस निकाल सकते हो. और जब 18 इयर्स का हो जाएगा तो यूजुअली उसको परमिशन मिल जाती है. एंड प्रोविजंस टू विथड्रॉ द सेविंग्स वंस द चाइल्ड रीचेस एडल्टहुड. उसके पहले निकाल ही नहीं सकता, बिकॉज उसके पहले माइनर को कोई अकल भी नहीं होती. बैंकिंग ट्रांजैक्शन या फाइनेंसेस में के केस में माइनर को कोई पावर नहीं होती. Some child insurance policies allow intermediate withdrawals at certain intervals. नहीं, कभी कभार होता है. देखो, पेरेंट्स की मर्जी. अगर उनको लगता है कि नहीं भाई 18 इयर्स नहीं, 20 साल के बाद मिलना चाहिए बच्चे को, तो 20 साल के बाद रखते हैं. ठीक है. या थोड़े थोड़े एक टाइम पे इतना ही पैसा निकाल सकता है बच्चा, पूरा नहीं निकाल सकता. नहीं तो फिर क्या करेगा, खर्च कर देगा पूरा पैसा. नहीं, वो नहीं चलेगा. तो दैट रेस्ट्रिक्शन could be added by parents जिन्होंने पॉलिसी निकाली. चाइल्ड इंश्योरेंस जब से पैदा हुआ, डे 1 से ये पॉलिसी उसके लिए निकाल सकते हैं, चाइल्ड इंश्योरेंस पॉलिसी. बेनिफिट जब वो मेजर हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तब काम आ जाएगा. प्रीमियम ऑब्वियसली पेरेंट्स भरेंगे, बेनिफिट चाइल्ड को मिलेगा. 7 पॉइंट, रिटायरमेंट प्लान्स. नाम से ही पता चल रहा है ये पेंशन जैसा ही हुआ, ये पेंशन एन्युटी जैसा ही हुआ. दोनों में क्या फर्क है सर? दोनों ऑलमोस्ट सेम है, कुछ टेक्निकल थोड़े से डिफरेंसेस है, वो अपने को उससे लेना देना नहीं है. सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट प्लान दैट प्रोवाइड्स एश्योर्ड एंड इनकम ड्यूरिंग रिटायरमेंट. अच्छा, वहां पे ईयरली बेसिस पे मिलता है, एन्युटी एनुअल. यहाँ पे मंथली बेसिस पे मिलेगा. ऑन मैच्योरिटी दिस कॉर्पस इज इन्वेस्टेड. मतलब जब मैच्योर होने के बाद वो जो पैसा जमा हो गया वो इन्वेस्टेड फॉर जनरेटिंग अ रेगुलर इनकम स्ट्रीम व्हिच इज रेफर्ड टू एज अ पेंशन और एन्युटी. बहुत सिंपल है. कॉर्पस मतलब पैसा जमा हो जाता है एक साथ, बेनिफिट के लिए पैसा जमा हो जाता है. अभी काम करेंगे, रिटायर होने के बाद वो पैसा आपको मंथली बेसिस पे मिलता रहेगा, ताकि आपको ऐसा ना लगे क्योंकि रिटायरमेंट होने के बाद अचानक इनकम बंद. प्राइवेट कंपनी में थे सर तो पेंशन तो नहीं मिलेगी, तो आदत हो गई थी सैलरी की. थैंक गॉड रिटायरमेंट प्लान पॉलिसी निकाला था, तो एटलीस्ट सैलरी जितनी अमाउंट नहीं मिलेगी, लेकिन कुछ तो अमाउंट मिलेगी जिससे खर्चे निपट जाएंगे. अचानक प्रॉब्लम होता है जो प्राइवेट सेक्टर कंपनी में काम करते हैं, उनको आदत रहती है क्योंकि पीएफ का पैसे को वो लोग हाथ नहीं लगाते. प्रोविडेंट फंड सुना होगा, रिटायरमेंट बेनिफिट होता है, वो प्राइवेट सेक्टर में भी मिलता है. प्रोविडेंट फंड एक अच्छी खासी अमाउंट मिल जाती है अगर तुम बहुत सालों के बाद रिटायर हो गए हो, 20-25 साल के सर्विस के बाद या 15 साल के सर्विस के बाद, तो एक बड़ी अमाउंट मिल जाती है. उसका इंश्योरेंस से कोई लेना देना नहीं है. लेकिन यूजुअली लोग रिटायरमेंट के बाद उस पैसे को इमीडिएटली हाथ नहीं लगाते यूजुअली, और वो भी छोटी मोटी नीड्स के लिए नहीं. किसी को गांव में घर वगैरह बनाना है तो वहां पे वो पैसा यूटिलाइज होता है यूजुअली. हर जो रिकरिंग एक्सपेंसेस है, महीने के खर्चे, उसके लिए रिटायरमेंट प्लान पॉलिसी अच्छा है. रिटायरमेंट हो जाए तो भाई मंथली बेसिस पे तुमको कुछ पैसे मिलते रहे. दैट इज अ रिटायरमेंट प्लान. गवर्नमेंट कंपनीज में अगर हो तो इन पॉलिसीज की कोई जरूरत नहीं है, तुमको पेंशन मिलती रहेगी. लेकिन आजकल अभी तो पेंशन भी निकाल दी है, बंद कर दी है. नहीं सुनो, अभी जो एम्प्लॉयज ज्वाइन होने वाले हैं उनको पेंशन नहीं मिलेगा. ऑलरेडी जो पहले ही ज्वाइन कर चुके हैं उनको पेंशन मिल जाएगी. तो मेरे मामा है दूर के, रेलवेज में थे, अभी रिटायर हो गए. लास्ट के 2 महीने तो उनको घर पे बैठ के सैलरी भी मिली क्योंकि लॉकडाउन था. फिर बाद में वहीं पे रिटायर भी हो गए. तो अभी पेंशन तो तगड़ी मिलेगी. अभी रिटायर हुए सर तो भी मिलेगी पेंशन, हाँ, लेकिन अभी जो रेलवेज में ज्वाइन करेंगे उनके लिए पेंशन नहीं है. अभी अगर तुम गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में सोच रहे हो, अभी पेंशन निकाल दी है और वो निकालना ही चाहिए था. ओके, गवर्नमेंट पे अननेसेसरी बर्डन हो जाता है. ओके, so this is a retirement plan.
On maturity, this corpus is invested for generating a regular income stream, which is referred to as a pension or annuity. Regular income मिलता रहेगा जो मैंने जमा किया है पॉलिसी में प्रीमियम के फॉर्म में, वो पैसा कहीं पे दूसरे जगह पे इन्वेस्ट हो जाएगा और वो पैसा रिटायरमेंट के बाद मुझे वापस मिलता रहेगा। तो बेनिफिट है, बड़ी अमाउंट मिलेगी ऑब्वियसली। जितना भरा है उतना नहीं मिलेगा, तो मैंने प्रीमियम क्यों निकाला, मैं खुद ही साइड में रख देता। नहीं, एक अच्छी अमाउंट मिलेगी तुम्हें। और तब तक 20 साल का रिटायरमेंट एज मैंने डिसाइड किया ना, तो 20 साल तक मुझे तो काम करना है, तो मैं उसके पैसे के बारे में सोचूंगा ही नहीं, जो पैसा लगा है वो। तब तक इंश्योरेंस कंपनी वो पैसा कहीं पे इन्वेस्ट कर लेगा और उससे जो बेनिफिट आएगा उससे मेरा रिटायरमेंट का निपट जाए। लास्ट टाइम यूलिप दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग और जबरदस्त चीज है जो हमको सीखने मिलेगी। व्हाट इज यूलिप? यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, it is the combination of two eyes, I plus I। पेपर में लिख सकते हो, but for that matter you should give the full form of I। what is I? First I is obviously for insurance and second I is for investment। तो ये कॉम्बिनेशन है इन्वेस्टमेंट एंड इंश्योरेंस दोनों का। जैसे पेंशन वगैरह सेविंग प्लस इंश्योरेंस के प्लान्स थे, सेविंग प्लस इंश्योरेंस के प्लान्स थे, ये है इन्वेस्टमेंट प्लस इंश्योरेंस के लिए यूलिप। तो सर ऐसा क्यों नाम है सर? फुल फॉर्म तो बोलो। यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी, फर्स्ट लाइन पे दिख जाएगा। तो यूलिप पॉलिसी लिखा है सर। यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान इज द फुल फॉर्म। इन यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान पॉलिसी, यूलिप इज द नेम ऑफ दैट पॉलिसी। अच्छा, अभी ध्यान से सुनो क्या होता है। मैंने प्रीमियम भर दिया, प्रीमियम का कुछ हिस्सा इंश्योरेंस के लिए जाएगा, मुझे इंश्योरेंस का कवर मिल जाएगा, और कुछ हिस्सा जाएगा म्यूचुअल फंड्स में। म्यूचुअल फंड्स में सबने सुना है, म्यूचुअल फंड्स सबने सुना है। व्हाट इज म्यूचुअल फंड्स? तो सबने सुना है म्यूचुअल फंड्स क्या होता है। म्यूचुअल फंड्स क्या करते हैं ये भी सबको थोड़ी बहुत आइडिया है कि सर हमारा पैसा वो कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन बात समझो, तो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। तो बात समझो कि म्यूचुअल फंड जो हमारा पैसा इन्वेस्ट करेगी शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड कंपनी जो हमारा पैसा इन्वेस्ट करेगी, शेयर्स हमको नहीं मिलेंगे, शेयर्स म्यूचुअल फंड्स के नाम पे ही होंगे। हमको यूनिट्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं? यूनिट्स। सो व्हेन वी इन्वेस्ट इन अ म्यूचुअल फंड वी विल गेट यूनिट्स, वी विल नॉट गेट शेयर्स। तो शेयर्स किसके नाम पे रहेंगे सर? शेयर्स म्यूचुअल फंड के कंपनी के नाम ही रहेंगे, और उस यूनिट का एक वैल्यूएशन होगा, उसको एनएवी बोलते हैं, नेट एसेट वैल्यू। वो कभी तुम बाद में स्टैटिस्टिक्स वगैरह में पढ़ोगे, या मैथ स्टूडेंट्स शायद पता भी हो। उन यूनिट्स का वैल्यू विल बी डिसाइडेड बाय शेयर्स का वैल्यू। यूनिट्स का वैल्यू कौन डिसाइड करेगा? तो भाई शेयर्स का भाव बढ़ गया, जिसमें मेरा पैसा लगा था, तो मेरे यूनिट्स का वैल्यू बढ़ गया। शेयर मार्केट में मंदी चल रही है, तो मेरा यूनिट्स का वैल्यू अपने आप कम हो जाएगा। वैल्यू को एनएवी बोलते हैं, नेट एसेट वैल्यू। कभी तुम पढ़ोगे 11th-12th में, अगर आया होगा तो अलग बात है। मैथ्स में, मेरा मैथ्स से कोई लेना देना नहीं है दूर दूर तक, तो मैं उस सब्जेक्ट को काफी दूर से ही प्रणाम कर देता हूँ। मुझे कुछ नहीं पता कि भाई मैथ्स में क्या है, सब्जेक्ट्स वगैरह, टॉपिक्स, सॉरी। सो एक बार फिर से समझो, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस, लिंक्ड कॉम्बिनेशन। तो यूनिट क्यों बोलते हैं उसको सर? यूनिट इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमको उसके बदले में यूनिट्स भी मिलते हैं म्यूचुअल फंड्स। हमारी इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड्स में होती है, प्लस इंश्योरेंस का प्रोटेक्शन भी हमको मिलता है। तो इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग, आई प्लस आई। तो मैं बोल रहा हूँ कि ये इतना छोटा मीनिंग नहीं लिखना है आपको। यूलिप का एक्सप्लेनेशन हमको थोड़ा और ज्यादा चाहिए। यूलिप स्टैंड्स फॉर यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान्स। परफेक्ट। ULIP policies are very popular as they combine the benefits of life insurance policies with mutual funds. Correct. Part of the premium amount, it is very simple, on the spot भी manage कर सकते हो। Part of the premium amount is invested in mutual funds and rest of the part is invested in insurance scheme.
कुछ पैसा इंश्योरेंस स्कीम में जाएगा, कुछ पैसा यूनिट्स में जाएगा। पहले ऐसा था कि उसके ऊपर भी रूल्स थे, 97% वगैरह कुछ इंश्योरेंस में जाएगा, 3%। अभी नहीं है, अभी मैक्सिमम यू कैन इन्वेस्ट, उसमें से बड़ा शेयर म्यूचुअल फंड में जा सकता है, और एक छोटे शेयर का इंश्योरेंस निकाल सकते हो, तुम्हारी मर्जी। काफी रेस्ट्रिक्शंस हटा दिए अभी। एक बॉडी है IRDA, लिख सकते हो, इंश्योरेंस के मीनिंग में लिख सकते हो। व्हाट इज IRDA सर? इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी जो पूरे इंश्योरेंस सेक्टर को कंट्रोल करती है। जैसे बैंकिंग सेक्टर को RBI कंट्रोल करती है, स्टॉक एक्सचेंज या शेयर मार्केट के सेक्टर को सेबी कंट्रोल करती है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। वैसे ही इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेटरी बॉडी कौन सी है सर? IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है। कम्युनिकेशन सेक्टर होता है, अरे ये मोबाइल वगैरह टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर, उसके लिए एक अथॉरिटी है ट्राई। इसका लेना देना नहीं है, सिर्फ डिस्कशन कर रहे हैं। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ट्राई। ये कुछ अथॉरिटीज है जो उन सेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं। सब बार फिर से सर, बैंकिंग सेक्टर को RBI, इंश्योरेंस सेक्टर को IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। स्टॉक एक्सचेंज को, जो तुमको है नहीं सिलेबस में, क्योंकि वो काम की चीज है, और बोर्ड तो काम की चीजों के बारे में डिस्कस नहीं करता ज्यादा। गलती से यहाँ पे कुछ काम की चीज आ गई तो हम डिस्कस करेंगे जहाँ पे पॉसिबल है। स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करने के लिए रेगुलेटरी बॉडी है सर सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। एंड वैसे ही टेलीकम्युनिकेशन, जियो, रिलायंस वगैरह ये जो कर रहे हैं काम, जियो, एयरटेल वगैरह, दिस आर टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज, उनको भी रेगुलेट करना जरूरी है। उनके लिए रेगुलेटरी अथॉरिटी कौन सा है सर? ट्राई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। वी शुड नो, एज अ जनरल नॉलेज वी शुड नो। क्या करते हैं ना, ग्रेजुएशन हो जाता है, फिर इंटरव्यूज के लिए जाते हैं, फिर ये बेसिक चीजें पता नहीं होती। देखो प्रैक्टिकली स्पीकिंग, तुमको इंटरव्यूज में जर्नल एंट्रीज तो नहीं पूछेंगे 12th का, ऑब्वियसली। बिल ऑफ एक्सचेंज का जर्नल एंट्रीज तुमको ग्रेजुएशन के बाद इंटरव्यूज में नहीं पूछेंगे, बट दिस स्मॉल थिंग्स कैन बी आस्क्ड इन योर इंटरव्यू। तो सर तभी पढ़ लेंगे, ऐसा तो नहीं होता ना कि अचानक पढ़ लेंगे। इट्स अ स्लो प्रोसेस, कौन सा क्वेश्चन पूछेंगे ये थोड़ी पता होता। तो ये बेसिक थिंग्स, दिस बेसिक थिंग्स यू शुड नो। If you're a commerce graduate, obviously these questions will be asked. साइंस ग्रेजुएट के लिए कुछ अलग क्वेश्चन हो सकते हैं, तो उनको शायद शेयर मार्केट के बारे में ना पूछे। कुछ बेसिक थिंग्स यू शुड नो अबाउट शेयर मार्केट। ये तो एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि हमने ग्रेजुएशन तक पढ़ा ही नहीं। अरे भाई बुक्स में नहीं था ना, तुम बाकी पढ़ तो सकते थे ना, न्यूज में देख तो सकते थे ना। आई एडवाइज यू learn what is mutual funds, at least understand what is mutual funds, because ऑलमोस्ट सारे लोग म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं जब वो पैसे कमाना स्टार्ट करते हैं। तो जब तुम पैसे कमाना स्टार्ट करोगे तभी रिसर्च मत करना, अभी से थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करो। आई डोंट से कि भाई अभी से इन्वेस्ट करना स्टार्ट करो, नहीं, पागल है क्या? पहले इनकम तो हो, अभी उसकी बात नहीं कर रहे। अभी मैं ये बात कह रहा हूँ कि अभी से थोड़ा बहुत नॉलेज स्टार्ट करो। व्हाट इज म्यूचुअल फंड्स, करता क्या है। मैं थोड़ा सा पार्ट बोल देता हूँ तुमको। अपना पैसा म्यूचुअल फंड्स शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है। शेयर्स म्यूचुअल फंड कंपनी के नाम पे ही होते हैं, हमको बदले में यूनिट्स मिलते हैं। उन यूनिट्स की एक वैल्यू होती है NAV, नेट एसेट वैल्यू। वो वैल्यू कम या ज्यादा हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन मेरा पैसा जिन स्टॉक्स में लगा है, यानी कि जिन शेयर्स में लगा है उनकी वैल्यू ऊपर जाती है नीचे जाती है। इनके ऊपर उसके ऊपर मेरे NAV का वैल्यू डिसाइड होता है। तो मार्केट नीचे गिरता है ओवरऑल, बहुत सारे कंपनीज के शेयर्स नीचे गिरते हैं, तो मेरा भी म्यूचुअल फंड का NAV का वैल्यू नीचे गिर जाता है। एक यहाँ पे एक और चीज है,
अगर तुमको शेयर मार्केट का नॉलेज है तो म्यूचुअल फंड में पैसा लगाओ ही मत, डायरेक्टली इन्वेस्ट करो। क्योंकि देखो बात समझो, अगर शेयर्स म्यूचुअल फंड के नाम पे है, कंपनी के नाम पे, हमको बेनिफिट मिलेगा, लेकिन थोड़ा बेनिफिट तो म्यूचुअल फंड कंपनी अपने पास रखेगी, प्लस उनके चार्जेस होंगे सो अलग। बात समझो, प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट म्यूचुअल फंड कंपनी थोड़ा सा अपने पास रखेगी, थोड़ा अपने को दे देगी, थोड़ा अपने पास रखेगी। प्रॉफिट होने दो, लॉस होने दो, वो कुछ काम तो कर रही है, तुम्हारा अकाउंट मेंटेन कर रही है, वेल्थ मेंटेन कर रही है, वेल्थ मैनेज कर रही है, तो उसका चार्जेस भी देना पड़ेगा। बिल्कुल सर, म्यूचुअल फंड कंपनीज को। तो बात समझो, कितना सारा पैसा हमको उनको देना पड़ता है। एक एडवर्टाइजमेंट शायद तुमने देखी होगी, तो ग्रो ऐप म्यूचुअल फंड्स का ऐप है। वहां पे वो बोलता है कि दोनों लोगों का डिस्कशन चलता है आपस में, दोनों दोस्तों का, कॉर्पोरेट में कॉलीग्स है, उनका डिस्कशन चलता है कि यार देख, मेरे म्यूचुअल फंड का मैं रिजल्ट देख रहा हूँ, अरे इतना ज्यादा वैल्यू, इतना ज्यादा रिटर्न, हमने तो सेम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया था, तो दोनों का सेम रिटर्न होना चाहिए। तो बोलते हैं नहीं रे, मैंने ग्रो ऐप के थ्रू किया था, अभी मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ ऐप का, अंडरस्टैंड दिस थिंग। मैं ये बोल रहा हूँ, मैं किसी ऐप का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं एक एडवर्टाइजमेंट के बारे में डिस्कशन कर रहा हूँ। तो आई डोंट से कि वो ऐप अच्छा है वगैरह, मुझे कुछ नहीं पता उसके बारे में, लेकिन मैंने ये ऐप के थ्रू किया है, इसलिए मेरा कमीशन और अदर चार्जेस बच गए। लेकिन फिर भी वो लोग अपने पास थोड़ा तो पैसा रखेंगे, म्यूचुअल फंड्स कंपनीज रखेंगे, ब्रोकरेज थोड़ा कम हो जाएगा। यहाँ पे अगर तुम खुद इन्वेस्ट करोगे तो पूरा का पूरा बेनिफिट तुमको मिलेगा, मैक्सिमम बेनिफिट्स यू विल अर्न। लेकिन हाँ, रिस्क तो है ना, और उसके लिए नॉलेज चाहिए ना सर। हाँ, तो नॉलेज चाहिए तो फिर भाई अभी से ले लो, स्टॉप्स यू, अंडरस्टैंड दिस थिंग। इट्स स्लो प्रोसेस। लोगों को 10-10 साल, 15-15 साल लग जाते हैं मार्केट क्या है वो समझने के लिए। शेयर मार्केट आई एम टॉकिंग अबाउट, शेयर मार्केट। सो व्हाट आई एडवाइस यू, इट इज जस्ट एन एडवाइस। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पेरेंट्स या और कोई इसके ऊपर, देखो पैसा लगाने की बात ही नहीं कर रहे, बात इतनी चल रही है कि शेयर मार्केट क्या है वो समझो, बाद में पैसा ना लगाओ, लेकिन यू शुड नो व्हाट इज शेयर मार्केट, बिकॉज उसमें एक अलग करियर है एज एन एम्प्लॉय ऑल्सो। शेयर मार्केट में या शेयर मार्केट रिलेटेड कंपनीज है, फाइनेंस कंपनीज और इन्वेस्टमेंट कंपनीज, वहां पे यू विल हैव अ वंडरफुल स्कोप ऑल्सो, अगर तुमको नॉलेज है तो मार्केट का। सो मार्केट का नॉलेज इज एन इंडिस्पेंसिबल थिंग कॉमर्स में। अकाउंट्स इज इंपॉर्टेंट, ओसीएम इज इंपॉर्टेंट, लेकिन अंडरस्टैंड दिस थिंग, प्रैक्टिकल नॉलेज इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। इट इज माई मॉरल ड्यूटी टू डिस्कस ऑल दिस थिंग्स टू all these things with you. इट इज माई मॉरल ड्यूटी। नहीं बताऊंगा तो क्या आपने को क्या करने का है, आपने को खाली ओसीएम खत्म करने का है, बराबर। बट दिस थिंग्स ऑल्सो मैटर अ लॉट। सो इट इज माई हम्बल एडवाइस टू ऑल ऑफ यू, स्टार्ट ऑब्जर्विंग व्हाट इज शेयर मार्केट, स्टार्ट ऑब्जर्विंग व्हाट इज शेयर मार्केट। अनलेस एंड अनटिल तुमको भाई कोई पैसे कमाने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है तो अलग बात है। क्योंकि अगर कोई भी फील्ड में जाओगे बाद में, 12th के बाद अगर कॉमर्स छोड़ भी दोगे, इफ यू ज्वाइन अ मॉडलिंग वगैरह वगैरह जैसा कोर्स, या फैशन डिजाइनिंग, या एचएम क्लासेस, नहीं होटल मैनेजमेंट और एनीथिंग, पैसा तो कमाओगे, और पैसे कमाओगे तो पैसे बढ़ाने की भी तो इच्छा होगी ना अंदर से, कि ये तो कमा रहे हैं उससे और बढ़ाए लीगली, कुछ इलीगल बात नहीं कर रहे हम, झोलझाल की बात नहीं कर रहे। तो शेयर मार्केट इज अ वंडरफुल सेक्टर टू इन्वेस्ट एंड टू गेट मोर रिटर्न्स। ये थोड़ा बहुत तो सबको आइडिया होगी, थोड़ी बहुत सबको आइडिया होगी इसके बारे में। आज से जब कभी देखोगे, जब कभी अंदर से फीलिंग आ जाए, स्टार्ट ऑब्जर्विंग। सीएनबीसी वगैरह चैनल से स्टार्टिंग में कुछ नहीं समझेगा, यूट्यूब पे वीडियोस देख लो। आई डोंट यू डोंट नीड मी टू टेल यू ऑल दिस थिंग्स कि भाई यूट्यूब पे कैसे सर्च करते हैं वगैरह। यू गाइज आर, आई मीन, वेरी वेल वर्स विद द टेक्नोलॉजी, काफी टेक्नोसवी होंगे तुम लोग, तो तुम टेक्नोलॉजी को अच्छे से यूज करो।
और मजा आता है. एंड देयर इज कुछ क्विज कॉन्टेस्ट भी होते हैं कॉलेजेस में क्विज कॉन्टेस्ट भी होते हैं इन सम गुड कॉलेजेस लाइक एन एमआईटी बाय एटसेट्रा. हाँ, संस्कार कॉलेज वगैरह, सरफ कॉलेज, हमको नहीं पता भाई उधर होते हैं या नहीं होते. आई एम टॉकिंग अबाउट गुड और ब्रिलियंट कॉलेजेस, उनमें क्विज कॉन्टेस्ट भी होते हैं. They advise you or they ask students to participate in this quiz. और quiz क्या होती है सर? Prepare your own portfolio, design your own portfolio. Suppose you have 1 lakh rupees, देंगे नहीं हाथ में. Suppose you have 1 lakh rupees का fund with you. Design your own portfolio. 10 दिन तक रुकेंगे. मैं थोड़ा एकदम सिंपल वर्ड्स में समझा रहा हूँ. 1 हफ्ते के लिए रुकेंगे. 1 हफ्ते के बाद रिजल्ट्स अनाउंस होंगे. रिजल्ट्स में कोई चीटिंग वगैरह पार्शियलिटी का स्कोप ही नहीं पैदा होता, क्योंकि जिसका पोर्टफोलियो का वैल्यूएशन ज्यादा होगा वो जीत गया क्विज. एज सिंपल एज दैट. एज सिंपल एज दैट. अब ये क्विज कॉन्टेस्ट ऐसे ही रखे क्या? बात समझो, ताकि स्टूडेंट्स और ज्यादा स्टूडेंट्स को एक्सपोजर मिले. मैं क्या बोल रहा हूँ, ये कॉलेज में करोगे तो करोगे, अभी से खुद भी कर सकते हो. यू जस्ट नोट डाउन कि कौन से कंपनीज है, तुमको क्या लगता है. लॉकडाउन तो वैसे भी एक जबरदस्त फेज चल रहा है, तो यहाँ पे मार्केट कैसे जा रहा है थोड़ा ध्यान दो. थोड़ा सा तो ध्यान दो एटलीस्ट कि कैसे चल रहा है. न्यूज़पेपर्स में बहुत सिंपल कटआउट्स आ जाते हैं या सिंपल न्यूज होते हैं. सीएनबीसी में बहुत ज्यादा टेक्निकल पार्ट्स हो जाता है, तो टेक्निकल पार्ट हमको नहीं समझेगा, लेकिन सिंपल पार्ट एटलीस्ट कीप ऑब्जर्विंग, which will be very beneficial for you in the long run. अभी शायद 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल में तो समझ में आ जाएगा अच्छे से. और अंदाज तभी, अभी अगर करोगे तो 10 में से 10 बार रॉन्ग जाएगा, बाद में 10 में से 9 बार, 8 बार, 7 बार, धीरे धीरे तुम्हारा अंदाजा ऐसे होगा कि 10 में से 8 बार राइट जाता है. दैट वुड बी अ टाइम कि तुम सीधा पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो शेयर मार्केट में. तो उस वक्त तुमको किसी के एडवाइस की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी. विशेष जनहित में जारी. तुमको बिगाड़ नहीं रहा हूं, तुमको लत नहीं लगा रहा हूं पैसे की, बताने की कोशिश कर रहा हूं. और शेयर मार्केट तो टोटली लीगल है, पूरा व्हाइट इनकम है, ब्लैक भी नहीं है, प्योरली व्हाइट है. रियल एस्टेट में उल्टा ब्लैक ट्रांजेक्शन हो सकते हैं, फ्लैट्स में वगैरह में. यहाँ पे तो पूरा व्हाइट है, पूरा डीमैट अकाउंट के थ्रू होता है, उसमें झोल का कुछ सवाल ही नहीं पैदा उठता. हाईली सिक्योर्ड, हाईली एडवाइजेबल ऑप्शन है टू ग्रो योर मनी, टू इंक्रीज योर मनी. और कुछ लोग तो ऐसे भी है जो फुल टाइम शेयर मार्केट में सिर्फ शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं और पैसा कमाते हैं, वो भी है. एनीवेज, वो सब अपना अभी टॉपिक नहीं है. लेट्स रिवाइज ऑल दिस कॉन्सेप्ट एंड वी विल स्टॉप हियर. आगे नहीं बढ़ते, आगे एक मीनिंग बता देता हूँ आगे कॉन्सेप्ट का, खत्म करते बाद में. लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का मीनिंग पहले डिस्कस कर लेते हैं. लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का मीनिंग क्या था सर? कॉम्पेंसेशन मिलेगा एश्योर्ड को ऑन डेथ और एक्सपायरी ऑफ द पीरियड व्हिचएवर इज अर्लियर. यही मीनिंग है एंडोनमेंट इंश्योरेंस पॉलिसी का, सेम मीनिंग. खाली एक चीज याद रखो, बोनस भी मिलेगा. तो एंडोनमेंट हो गया जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, ये मैंने बोला था. उसके ऊपर होल लाइफ पॉलिसी है. होल लाइफ मतलब जब तक है जान पैसा नहीं मिलेगा. सो लीगल है और नॉमिनी विल गेट द सम एश्योर्ड ओनली ऑन द डेथ ऑफ द पॉलिसी होल्डर. सिंपल वर्ड्स में लिख सकते हो, कोई वर्ड टू वर्ड वहां का लिखने की जरूरत नहीं है. सीधी बात बोलो, ओनली ऑन डेथ. डेथ के बाद ही पैसा मिलेगा, या तो नॉमिनी को मिलेगा या तो लीगल एयर को मिलेगा. बस खत्म. यही मैंने होल लाइफ में. और क्या? थर्ड पॉइंट, जो काम की बात है ना वो आनी चाहिए. होल लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट है सर? जब तक है जान पैसा नहीं मिलेगा, तो डेथ के बाद पैसा मिल जाएगा. किसको मिलेगा? या तो नॉमिनी को मिलेगा तो लीगल एयर को मिलेगा. और प्रीमियम कम होगा, क्योंकि डायरेक्ट रुकना पड़ेगा तो प्रीमियम लो होता है. एंडोनमेंट का प्रीमियम ऑब्वियसली हाई रहेगा बिकॉज द बेनिफिट ऑफ जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी. थर्ड इज टर्म इंश्योरेंस. वेरी लो अमाउंट ऑफ प्रीमियम, सबसे सस्ता इंश्योरेंस ये है. लोएस्ट प्रीमियम अमाउंट सेकंड लाइन पे देख सकते हो, तो फर्स्ट लाइन में ये लोएस्ट प्रीमियम अमाउंट. अच्छा, ये पढ़ा नहीं था, पढ़ लेते. तो फिक्स एंड प्रीमियम इज फिक्स्ड एंड डज नॉट चेंज ड्यूरिंग द टर्म. हाँ, ये भी बात है. टर्म इंश्योरेंस का प्रीमियम अमाउंट फिक्स रहेगा,
चेंज नहीं होता, फ्लक्चुएटिंग नहीं है। अनटाइमली डेथ हो गई तो डिपेंडेंट को पैसा मिलेगा, बेनिफिट अमाउंट स्पेसिफाइड इन द टर्म इंश्योरेंस। लेकिन एक बात अच्छे से याद रख लो, पीरियड तक डेथ नहीं होती तो पैसा नहीं मिलेगा, तो जितना प्रीमियम का पैसा भरा था डूब गया। फोर्थ पॉइंट, एन्युटी, पैसा वापस मिलेगा, ईयरली बेसिस पे मिलेगा, एक पर्टिकुलर पीरियड खत्म होने के बाद मिलेगा। दैट इज जस्ट टू सिक्योर योर फ्यूचर। पेंशन जैसा ही हो गया, शॉर्ट ऑफ पेंशन। प्रीमियम कैसे भरेंगे सर? वो फर्स्ट टाइम पे लिखा है लमसम और इन इंस्टॉलमेंट। व्हाट इज लमसम सर? एक साथ, या इंस्टॉलमेंट पे भी भर सकते हो। मनी बैक उसी का भाई है, पैसा वापस मिलता रहेगा, लेकिन फ्रॉम द फर्स्ट ईयर इटसेल्फ, पर्टिकुलर पीरियड खत्म होने के बाद नहीं, फर्स्ट ईयर इटसेल्फ, फ्रॉम द फर्स्ट ईयर इटसेल्फ यू विल गेट मनी, यू विल गेट मनी बैक। सर ये पूरा अमाउंट मिलेगा? नहीं रे, सम एश्योर्ड, जो पॉलिसी अमाउंट जितने की डिसाइड हुई है उसका 1% तुमको 1 साल में मिलेगा, फिर फिक्स परसेंटेज वही सेकेंड ईयर को मिलेगा, फिर थर्ड ईयर। ऐसे कितने साल तक हो सकता है? 12 ईयर्स, 15 ईयर्स, 20 ईयर्स, 25 ईयर्स, ये अलग अलग कैटेगरीज हो सकते हैं मनी बैक के। चाइल्ड इंश्योरेंस, भाई पेरेंट्स अपने चाइल्ड के लिए इंश्योरेंस निकालते टू लिव देयर ड्रीम्स। जब वो बड़े हो जाएंगे तो विड्रॉ कर सकते हैं, यूजुअली ऑन अटेनिंग मेजॉरिटी एज, दैट इज 18 ईयर्स। लेकिन ऐसा हो सकता है कि पीरियोडिकल विड्रॉवल से अलाउ करो, है ना? नहीं तो क्या करेंगे, 18 ईयर्स खत्म होने के बाद सारा पैसा विड्रॉ कर लेंगे और फिर वो भाई उड़ा के आ जाएंगे। नहीं, ये नहीं चलेगा। तो पेरेंट्स उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस भी डाल सकते हैं, लेकिन ये उनके भले के लिए, करियर, एजुकेशन वगैरह उसके रिलेटेड। रिटायरमेंट प्लान, रिटायर्ड लाइफ जीने के लिए फिक्स इनकम मिलेगा रिटायर्ड लाइफ में। यू लिव कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स, इंश्योरेंस एज वेल एज इन्वेस्टमेंट। सो इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ आई प्लस आई, आई प्लस आई, याद रखना, इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट दोनों का। लेकिन सर फिर इन्वेस्टमेंट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान क्यों नहीं लिखा? बिकॉज इन्वेस्टमेंट कहां पे होगी? इन्वेस्टमेंट होगी म्यूचुअल फंड्स में, और म्यूचुअल फंड्स में अगर इन्वेस्टमेंट करते हो तो यूनिट्स मिलते हैं, इसलिए यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। सिर्फ मत लिखना इन्वेस्टमेंट, राइट? इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड्स। और ये भी चीज तो लिख सकते हो, इफ यू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड यू विल गेट यूनिट्स, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। एक्सप्लेन करो उसको कि हमको समझ में आ गया कॉन्सेप्ट। दीज आर द कॉन्सेप्चुअल आंसर्स। तो कॉन्सेप्चुअल आंसर्स में उनको समझा दो कि वी नो व्हाई दिस पॉलिसी इज कॉल्ड एज यूनिट, वो उन्होंने बताया ही नहीं है। We know why this policy is named as unit linked insurance plan, because it is the combination of two things, unit as well as insurance. And what is units? If we invest in mutual fund we get units, therefore this policy is known as unit linked insurance plans, as the part of the premium amount is invested in mutual funds and the rest of the part is invested in insurance. ओके, सो दैट्स इट। लाइफ इंश्योरेंस खत्म, इंश्योरेंस का पूरा पार्ट खत्म हो गया। एक और बात कुछ डिस्कशन करना है क्योंकि उन्होंने दिया है आगे, देख लो। क्लेम सेटलमेंट प्रोसेस, इंटरेस्टिंग। ऑन हैपनिंग ऑफ द इवेंट, मतलब घटना, द बेनिफिशियरी जिसके लिए पॉलिसी निकाला है या जिसको मिलने वाला है पैसा, इज रिक्वायर्ड टू सेंड क्लेम इंटीमेशन फॉर्म टू द इंश्योरेंस कंपनी। बहुत अच्छी बात दी है गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में। कभी कभार तारीफ करने का मन करता है बोर्ड की। अच्छा, इंश्योरेंस कंपनी एज सुन एज पॉसिबल। अरे ऐसे थोड़ी घर पे आ जाएंगे पैसे देके, तुमको क्लेम करनी पड़ेगी, करना पड़ेगा, राइट? क्लेम इंटीमेशन शुड कंटेन डिटेल्स सच एज डेट, घटना, जो घटना घटी है, प्लेस, कॉज ऑफ डेथ एटसेट्रा। On successful submission of claim intimation form, an insurance company can ask for additional information. Death certificate submit करो, इंश्योरेंस पॉलिसी का एक कॉपी भेज दो, सबूत दे दो लीगल एविडेंस का के तुम ही वो बेनिफिशियरी हो जिसको तुमको पेमेंट मिलना चाहिए। नहीं तो कल कोर्ट के कोई दूसरा वारिस आ जाएगा और बोल देगा पेमेंट मुझे मिलना चाहिए था, तो वो भी हमको प्रूफ चाहिए कि तुम उसके बेटे हो वगैरह। डीड्स ऑफ असाइनमेंट, ये क्या है सर? कभी कभार पॉलिसी को असाइन करते हैं, असाइन मतलब ट्रांसफर करते हैं। ये तभी भी हो सकता है जब लोन लिया है बैंक से, सिक्योरिटी की तरह भी इंश्योरेंस
कंपनी के पास बैंक्स के पास जमा हो सकते हैं। जैसे मैंने होम लोन लिया है तो मैंने मेरी कुछ पॉलिसीज बैंक के पास गिरवी रखी है, गिरवी तुमको पता है, तो वो भी चल सकता है। या डीड ऑफ असाइनमेंट में मेरा बेनिफिट, मैं मेरी इंश्योरेंस पॉलिसी किसी को ट्रांसफर भी कर सकता हूँ। पूरा ट्रांसफर मेरी पॉलिसी थी, मैं तुमको ट्रांसफर करता हूँ, चलता है। उसके लिए वो डीड ऑफ असाइनमेंट चाहिए। तो जिसको बेनिफिट चाहिए, मैंने ऑलरेडी किसी को ट्रांसफर की थी, अभी उसको क्लेम करनी है, तो उसको वो तो बताना चाहिए ना कि डीड ऑफ असाइनमेंट जरूरत पड़ सकती है। अच्छा, ये कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स नहीं है, ये इंश्योरेंस कंपनी मांग भी सकती है, नहीं भी मांग सकती। यूजुअली डेथ सर्टिफिकेट तो मांगती है, ऑब्वियस है। कॉपी ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी शायद ना भी मांगे, वो बोले नहीं हमारे पास है रिकॉर्ड उसका। ऑन सक्सेसफुल सबमिशन ऑफ द डॉक्यूमेंट द इंश्योरेंस कंपनी शैल वेरीफाई द क्लेम एंड सेटल द सेम, पेमेंट मिल जाती है। बहुत अच्छा पार्ट दिया था। एक और बात जो लास्ट लेक्चर में डिस्कशन नहीं हुआ था, मैंने बोला था आज के लेक्चर में कर देते, व्हाट इज थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। देखो यहाँ पे था कहीं पे, वेट, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कार इंश्योरेंस में। नाउ व्हाट इज थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस निकालना व्हीकल का इज कंपलसरी। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस इज कंपलसरी। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब कार इंश्योरेंस में एक्सीडेंट प्लस बहुत सारे रिस्क कवर हो जाते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव इज वेरी सिंपल, उसमें बहुत सारे रिस्क कवर हो जाते हैं। एक्सीडेंट प्लस जल गई, चोरी हो गई, चोरी भी तो हो सकती है ना गाड़ी, तो वो भी कवर हो जाता है। व्हाट इज थर्ड पार्टी अंडरस्टैंड, ये अपने लिए बहुत काम की चीज है, क्योंकि कभी ना कभी व्हीकल तो परचेस करोगे। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस इज कंपलसरी टू बी टेकन। ये क्यों होता है सर? अगर तुम किसी को गाड़ी ठोक दोगे, तुमको क्लेम नहीं करना है अमाउंट, तुम बोलोगे कि नहीं मुझे नहीं भरना है, मुझे नहीं चाहिए इंश्योरेंस, क्या जबरदस्ती है, मैं नहीं निकालूंगा बाइक का इंश्योरेंस। अरे भाई, तुम अगर किसी को गाड़ी ठोक देते हो बाइक, तो सामने वाले का भी तो लॉस हो सकता है। सपोज तुमने किसी गाड़ी को ठोक दी, फोर व्हीलर को, उसका वो ऊपर का जो मतलब बोनेट है या उसके इधर का जो बम्पर है वो डैमेज हो गया, तो गाड़ी का छोटा सा भी डैमेज होगा ना तो हजारों में खर्चा हो जाता। या सामने वाले को किसी को डैमेज हो गया, इंजरी हो गई, तो ऐसे केस में इंश्योरेंस कंपनी विल कॉम्पेंसेट टू दैट पर्सन। दैट इज द थर्ड पार्टी, क्योंकि तुम एक पार्टी हो, तुम फर्स्ट पार्टी हो, इंश्योरेंस कंपनी सेकंड पार्टी है, और थर्ड पार्टी कौन है सर? वो जो स्ट्रेंजर है, जिसका कोई लेना देना ही नहीं था, जिसका नाम ही नहीं था इंश्योरेंस कंपनी के पॉलिसी में, वो थर्ड पार्टी माना जाएगा, उसको पैसा मिलेगा। नहीं तो क्या होगा, तुम भाई भाग जाओगे किसी को गाड़ी ठोक के, और उसका तो लॉस हो जाएगा, नहीं चलेगा। हाँ, उसमें भी ऑब्वियसली प्रूव करना पड़ेगा, वो पकड़ा जाना जरूरी है, ये एक बात है। लेकिन थर्ड पार्टी इंश्योरेंस इज कंपलसरी। तो बहुत अच्छे से याद रखना, थर्ड पार्टी क्यों निकालते। कुछ लोग क्या बोलते हैं कि इंश्योरेंस कंपनी को पैसा कमाना इसलिए कंपलसरी रखा है। नहीं नहीं नहीं, ये बात नहीं है। मैं भी यही समझता था कि गवर्नमेंट और इंश्योरेंस कंपनी का कोई सेटिंग होगा, उन्होंने बोला होगा कि कंपलसरी कर दो, तो कंपलसरी कर दिया। जैसे हेलमेट का बोलते हैं कुछ लोग कि हेलमेट की कंपनी की लॉबी और गवर्नमेंट का कुछ आरटीओ का कुछ सेटिंग हो गया होगा कि काम करो हेलमेट कंपलसरी कर दो, हमारे हेलमेट ज्यादा बिकेंगे, हमको फायदा, और तुम्हारे पास एक्सक्यूज भी है कंपलसरी करवाने का। तो यहाँ पे भी ऐसा ही किया होगा। नहीं, अंडरस्टैंड दिस थिंग, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस इज कंपलसरी, जो चीपर है, इसका प्रीमियम कम है। और अगर फर्स्ट पार्टी सेकंड पार्टी वगैरह निकालने हैं, मेन पार्ट सब कवर होते हैं, सब कवर होता है, सारे पार्टीज कवर हो जाते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव भी बोल सकते हो उसको, उसको भी कॉम्प्रिहेंसिव बोल सकते हैं। तो इन दैट केस सारे पार्टीज, मतलब मुझे लॉस हुआ तो मुझे भी भर के मिलेगा, सामने वाले को लॉस हुआ तो सामने वाले का भी लॉस भर के मिल जाएगा। हालांकि ये सब सिलेबस में नहीं है, बट एक बात याद रखो, कभी भी व्हीकल लोगे तो एटलीस्ट थर्ड पार्टी इंश्योरेंस निकाल लेना। ओके, 2-3 साल होने के बाद तो थर्ड पार्टी ही निकालना, क्योंकि अगर तुम्हारे गाड़ी को डैमेज हो भी जाता है तो एकदम नॉमिनल अमाउंट का मिलेगा। टू व्हीलर फोर व्हीलर के लिए नहीं भाई, फोर व्हीलर के लिए कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी निकाल लो। कार इंश्योरेंस तो भाई नहीं नहीं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। कुछ दिन पहले की बात है, हमारे पहचान में मेरे है, बिलोंग्स टू टीचिंग फील्ड ओनली, इनोवा थी, ऊपर रूफ पे नारियल गिर गया, कांच फूट गई, 25,000 की कांच, खाली 4-4,500 पे करने पड़े, बाकी का सब क्लेम मिल गया, बच गए ना,
है ना, नहीं तो फिर 25,000 रुपया जेब से जाता। वो थर्ड पार्टी में नहीं होता कवर। थर्ड पार्टी में जिसने इंश्योरेंस पॉलिसी निकाले उसको बेनिफिट नहीं मिलता, सामने वाले को मिलता, बट वो कंपल्सरी है। ट्रैफिक पुलिस पकड़ेंगे डियर पांडु तो भाई उसको दिखाना पड़ेगा। ओके दैट्स इट, आज यहीं पे रुकते। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट विद ट्रांसपोर्ट विच इज अ वेरी वेरी सिंपल पार्ट, और कुछ है भी नहीं। ओके तो रोड ट्रांसपोर्ट, रेल ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट कर लेंगे, वेरी 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 सिंपल पार्ट। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, बाय, टेक केयर।